बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 को जो टाइटल दिया है दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसमें हमने फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करना है। फ्लूइड क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा चलें आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं। फ्लूइड एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकती है, विच कैन फ्लो, उसे आप फ्लूइड का नाम देते हो। अब इसमें हमारी गैसेस और लिक्विड दोनों ही फ्लो कर सकती हैं, तो इसमें सारी गैसेस भी आ जाएंगी और सारे लिक्विड भी आ जाएंगे, ये दोनों चीजें फ्लो कर सकती हैं। तो फ्लूइड की मीनिंग तो आपने सीख ली है। अब यहां पे डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, इन मोशन। तो फ्लूइड डायनामिक्स की जो मीनिंग बने वो फ्लूइड इन मोशन। तो ये बेसिकली फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड इन मोशन की स्टडी करेंगे, फ्लूइड इन मोशन को भी स्टडी करेंगे और थोड़ा सा हम रेस्ट फ्लूइड के बिहेवियर को भी यहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट नॉलेज है 7.1, ये है आर्चिमीदेस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। दैट इज द टाइटल ऑफ आवर नॉलेज। इसमें हमने आर्चिमीदेस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना है। और ये जो नॉलेज है 2 एसएलओ को कवर कर रहा है, जिसमें पहला एसएलओ क्या है, जस्टिफाई एंड यूज द आर्चिमीदेस ऑफ फ्लोटेशन। हमने यहां पे एक तो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करना है कि ये क्या चीज है और ये क्या काम करता है। दूसरा हमने इसके यूज को भी देखना है। क्लियर हो गया, ये फ्लोटेशन के लिए क्यों जरूरी है ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो एसएलओ है वो यहां पे है जस्टिफाई हाउ शिप्स आर इंजीनियर्ड टू फ्लोट इन द सी। समंदर में जो आप शिप्स देखते हो, सबमरीन देखते हो या शिप्स देखते हो, तो वो शिप्स फ्लोट करती हैं। उनको किस तरह से इंजीनियर किया जाता है, उनकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है कि वो वहां पे फ्लोट करती हैं। तो हमने यहां पे आज के इस नॉलेज के अंदर 2 एसएलओस को कवर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे हम एक सवाल हमारे जहन में उठता है कि जब भी अगर हम पानी में छलांग लगाते हैं तो पानी में हम अपने आप को लाइटर फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। तो उसकी वजह की तरफ हम जाएंगे। पहले तो मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई ऑब्जेक्ट फील लाइटर इन वाटर। वाटर में ये लाइटर क्यों होते हैं, हल्के फुल्के क्यों महसूस करते हैं खुद को। जैसे कि यहां पे स्विमर जो है वो बिल्कुल ऐसे है, पानी के अंदर मोलक हैं, इनको अपना वेट ना होने के बराबर फील हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो है वो यहां पे लिखी भी है, when an object is submerged in a fluid like water it feels lighter due to buoyancy force। यहां पे एक buoyancy force होती है जिसे आप अपथ्रस्ट भी कहते हो, उछाल की फोर्स। अब ये उछाल की फोर्स कैसे आती है ये अभी हम चीजों को देख लेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं, ये उछाल की फोर्स किस वजह से होती है, ड्यू टू अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 सर्फेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में डुबोया गया है तो उसकी 2 सर्फेसिस, एक टॉप सर्फेस और एक बॉटम सर्फेस, इन दोनों के दरमियान एक प्रेशर का डिफरेंस आता है। और इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहां पे एक नेट फोर्स जनरेट होती है। उस नेट फोर्स को हम बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। तो अभी ये जैसे कि यहां पे इसी चीज को एक और फिगर से दिखाया है कि एक बॉल है, उसका डायरेक्टली एक स्प्रिंग बैलेंस से वेट किया जा रहा है और आपको यहां पे ये जो रीडिंग मिल रही है स्प्रिंग बैलेंस की वो एक हाई वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही इसको आप पार्टली, फुली नहीं, पार्टली अगर आप वाटर में इसको सबमर्ज करते हो तो आप देख रहे हो यहां पे जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग में क्या आ गई है, कमी आ गई है। और अगर फुली सबमर्ज कर दें, इसको मुकम्मल तौर पर डुबो दे पानी के अंदर,
तो फिर रीडिंग मजीद कम हो गई है। तो ये इस चीज की जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब किसी फ्लूइड के अंदर आते हैं जैसे लाइक वाटर, तो वहां पे ये लाइटर हो जाते हैं, हल्के फील होते हैं। और इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी आपको हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि बायंसी फोर्स की वजह से है, लेकिन पहले हम बायंसी फोर्स की अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन बायंसी फोर्स की अंडरस्टैंडिंग से पहले मैं यहां पे प्रेशर की बात करूंगा। प्रेशर ऑफ अ वाटर एट सम डेप्थ, किसी भी एक डेप्थ के ऊपर आप वाटर के प्रेशर को देखना चाह रहे हो। जैसे सपोज करें कि ये मेरे पास एक डेप्थ है, इस डेप्थ को मैं कह लेता हूं एच डेप्थ है। इस एच डेप्थ पे मैंने अगर प्रेशर को देखना है तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया के तौर पर इसको लिखते हैं। अब यहां पे मुझे बताओ, इस डेप्थ पे जितना भी वाटर इस डेप्थ से ऊपर है, उसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है एज ए अप्लाइड फोर्स, एक्ट कर रहा है एज ए अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे हमारी जो फोर्स होगी वो इस वाटर का जो इस डेप्थ के ऊपर है इसका वेट होगा। तो वेट हमारी यहां पे अप्लाइड फोर्स होगी। इसे आप mg कर लो, वेट को mg लिखते हैं ना, तो हमने यहां पे इसको mg लिख लिया। नीचे हमारे पास जितना भी ये एरिया है जहां पे ये फोर्स लगाई जा रही है उसे हमने a कह दिया। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस रिलेशन में नीचे h के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर h के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा करने से मैथ कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ऐसा करने से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, मैं एक फार्मूला बना लूंगा। मुझे बताओ, ये जो a इंटू एच है, अगर ये हमारा टोटल यहां पे एरिया a है और इस एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा जिसका प्रेशर देखना चाह रहे। तो इट इज अ वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम के बराबर लिखा जा सकता है mgh। ये नीचे हमारे पास वॉल्यूम आ गया और मैस को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करें तो दैट बिकम्स अ डेंसिटी। तो ये हमारे पास वाटर की डेंसिटी आ रहेगी अगर ये वाटर है। तो इस तरह से जो फॉर्मूला हमारे पास प्रेशर का बन गया वो है रो जी एच। क्या फॉर्मूला बन गया डियर स्टूडेंट्स? रो जी एच। एच यहां पे डेप्थ है, जिस डेप्थ पे आप प्रेशर को देखना चाह रहे हो। अच्छा, ये प्रेशर तो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन चूंकि यहां पे डाउनवर्ड किसी किस्म की कोई मोशन नहीं है, उतना ही प्रेशर नीचे से भी लग रहा होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। तो सेम प्रेशर अपवर्ड भी लग रहा होता है। इसलिए अगर डाउनवर्ड प्रेशर रो जी एच है तो अपवर्ड प्रेशर भी क्या होगा? वो भी रो जी एच ही होगा। तो ये मैंने यहां पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसको मैंने ड्राइव भी कर दिया कि हमारे पास किसी भी डेप्थ के ऊपर प्रेशर को कैसे फाउंड आउट किया जा सकता है। मैंने भी बोला था कि जो बायंसी फोर्स है, कौन सी फोर्स? बायंसी फोर्स, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। जैसे कि मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि मेरे पास ये अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको पानी में डुबोया गया है, पानी में सबमर्ज किया हुआ है, इसमें इसकी दो सरफेस देखें आप। एक हमारे पास टॉप सरफेस है, एक बॉटम सरफेस है। जो टॉप सरफेस है उसकी जो हाइट है वो कम है, ठीक है, और जो बॉटम सरफेस है उसकी हाइट अगर डेप्थ, उसकी डेप्थ क्या है? ज्यादा है। टॉप सरफेस की वाटर के अंदर डेप्थ कम है, बॉटम सरफेस की जो डेप्थ है वो ज्यादा है। तो जहां पे डेप्थ ज्यादा होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी बॉटम सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है और जो टॉप सरफेस है वहां पे हमारे पास चूंकि डेप्थ कम है तो उस डेप्थ की वजह से इस पोजीशन के ऊपर जो प्रेशर है वो लो होगा। तो ऊपर से हमारे पास लो प्रेशर है, नीचे से हमारे पास हाई प्रेशर है। ये दोनों प्रेशर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रहे हैं। इस तरह से अगर नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो आप जानते हो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां पे एक फोर्स आएगी, वो फोर्स हमारी बायंसी फोर्स होती है। इट इज अ बायंसी फोर्स। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से सेटअप होती है। तो इस तरह से आपने अंडरस्टैंड किया कि एक बायंसी फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स कैसे जनरेट होती है।
अच्छा, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जैसे पीछे दिखाया उसी तरह का ऑब्जेक्ट मैंने वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया। अब इसकी जो टॉप सरफेस है इसकी हाइट को मैंने h1 कह दी है और जो बॉटम सरफेस है उसकी हाइट को मैंने यहां पे h2 कहा हुआ है। ऐसी है। अब अगर मैं ऊपर वाले एंड पे बात करता हूं तो ऊपर वाले एंड पे जो मेरा प्रेशर होगा उसे P1 कर ले और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर मैं लिखूं तो फोर्स ओवर एरिया इसको लिखा जा सकता है। अगर मेरे पास यहां पे प्रेशर P1 है तो ऊपर वाली टॉप सरफेस पे जो फोर्स होगी उसे मैं F1 कह देता हूं। इस तरह से मेरे पास यहां पे जो फोर्स की वैल्यू है टॉप सरफेस पे वो कितनी आ जाएगी, P1 इंटू ए के बराबर, P1 इक्वल टू A1 सॉरी A। इसी तरह से बॉटम सरफेस पे आ जाओ, इस ऑब्जेक्ट की बॉटम सरफेस पे वहां पे जो प्रेशर है उसे P2 कर लेते हैं और ये किसके बराबर होगा, फोर्स ओवर एरिया। नीचे वाले फेस पे जो फोर्स है उसे F2 कर ले। तो इस तरह से मैं F2 को अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, P2 इंटू ए। अब आप मुझे बताओ कि ये जो फोर्स निकाली है मैंने, अगर मैं इस फार्मूले को देखूं जो कि P इंटू ए है और ए तो यहां पे कांस्टेंट है, जैसा एरिया इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस पे है वैसा ही एरिया इसकी बॉटम सरफेस पे है, एरिया तो सेम हो गया। तो फिर जो फोर्स है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अभी मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि बॉटम सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे फोर्स भी ज्यादा होगी। इट मीन जो F2 है इट इज ग्रेटर देन F1, F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है। इस तरह से अगर नीचे फोर्स ज्यादा है ऊपर फोर्स कम है, इसके एरो को भी बड़ा शो किया हुआ है, F2 के एरो को यहां पे ग्रेटर शो किया हुआ है, F1 का एरो स्मॉलर शो किया हुआ है। ये इनकी मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है, एरो की लेंथ किसको जाहिर कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। खैर मैं अगर यहां पे उस नेट फोर्स को निकालूं जो कि बॉयंसी फोर्स के बराबर है तो वो किसके बराबर होगी, लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को हम माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास बॉयंसी फोर्स आ जाएगी। खैर मैं अगर इन वैल्यूज को यहां पे यूज करूं जो मैंने यहां पे लिखी है F1 और F2 की, इन वैल्यूज को लिखने पे इधर क्या आ जाएगा, P2 इंटू ए, इधर हमारे पास P1 इंटू ए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों में से एरिया हमारे पास कॉमन है। अगर मैं एरिया को चलो एरिया को कॉमन की बजाय मैं अगर P1 और P2 की वैल्यूज की बात करूं, बताओ मेरे पास जो P1 है, P1 किसके बराबर था, अभी अगर मैं पिछले वाले फॉर्मूले के मुताबिक लिखना चाहूं तो P1 मेरे पास रो जी H1 के बराबर होगा, क्योंकि मैं टॉप सरफेस पे प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो ये रो जी H1 हो गया और जो P2 है ये मेरे पास किसके बराबर होगा, रो जी H2। तो ये मैंने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। अब अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पे यूज कर लूं तो मेरे पास जो बॉयंसी फोर्स है वो किसके बराबर आती है, अभी इसको देखते हैं। एक स्लाइड ऐड कीजिएगा इससे आगे। तो जी बेटा यहां पे जो बॉयंसी फोर्स है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो हमारे पास यहां पे मैंने लिखा P2A माइनस P1A और P2 की जगह पे लिखा जाएगा रो जी H2 इंटू ए और P1 की जगह पे रो जी H1 इंटू ए। इनमें देखिए क्या चीज हमारे पास कॉमन है, रो जी और ए, ये तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा H2 माइनस H1। अब अगर पिछली फिगर पे दोबारा जाएं तो आप मुझे जरा यहां पे देखो, H1 ये बॉटम सरफेस की डेप्थ है और H2 बॉटम सरफेस की डेप्थ है और H1 टॉप सरफेस की डेप्थ है। इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। तो H2 माइनस H1 बेसिकली ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। तो मैं अगर इसको एज ए
इस फिगर को आगे शिफ्ट कर दें जरा, अगली स्लाइड पे इसको ऐड कॉपी कर दें, ब्लैंक वाली जो यहां पे, फुल स्क्रीन कर दो जी। अब यहां पे देखें कि हमारे पास जो डेल्टा एच है ये H2 माइनस H1 के बराबर है, रो जी ए, और साथ ये मैंने इसको डेल्टा एच लिख दिया। डेल्टा एच इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अगर सिलेंडर की लेंथ को आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, रो जी और ए इंटू डेल्टा एच, इसको इकट्ठा लिख लूं तो मुझे बताओ ए इंटू डेल्टा एच किसके बराबर होगा? ये हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो मैं इसको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर लिख रहा हूं, इसको V से जाहिर कर दिया। V इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बना दिया बायोंसी फोर्स के लिए, जिसमें V क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर, सबमर्ज इन वाटर। ये वाटर के अंदर इसको सबमर्ज किया हुआ है, ये उसका वॉल्यूम है। अच्छा, आप मुझे एक बड़ी अहम बात अब हम यहां पे करेंगे। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डुबोते हो, सबमर्ज करते हो, तो जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट ने वाटर में जाके अपनी स्पेस बनानी है। जब वो किसी जगह पे जाके एडजस्ट होगा तो उस जगह पे जितना भी वाटर होगा उसको वहां से डिस्प्लेस करेगा, यानी जितना ऑब्जेक्ट का अपना वॉल्यूम है उसके बराबर वाटर के वॉल्यूम को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस, जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया इसने जब इसको ऑब्जेक्ट में, जब इसको वाटर में प्लेस किया, व्हेन सबमर्ज इन वाटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड, सबमर्ज इन वाटर। तो फिर हम इसी वॉल्यूम को उस वाटर का वॉल्यूम ले सकते हैं जिसको इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, इसमें रो क्या है? ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और हम यहां पे कौन सा फ्लूइड ले रहे हैं? वाटर। तो ये वाटर की डेंसिटी है। मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, डेंसिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ आऊं, तो डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस, मैं ये वाटर के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं अगर यहां से मैस को लिखना चाहूं वाटर की, तो वो किसके बराबर होगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी को वाटर के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इट मींस यहां पे भी अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो जो बायोंसी फोर्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो इंटू वी इंटू जी। तो रो इंटू वी जो है वो किसके बराबर है? ये वाटर की मैस, मैस ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, और उसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये हमने क्या निकाला? ये हमने बॉयंसी फोर्स निकाली। और ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर आ रही है? ये उस वाटर के वेट के बराबर है जिसको ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया जब हमने ऑब्जेक्ट को वाटर में रखा। जब हमने ऑब्जेक्ट को वाटर में प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट ने, जाहिर सी बात है, वहां से वाटर को डिस्प्लेस कर दिया और अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस किया। जितना वॉल्यूम भी वाटर के अंदर उसका हमने सबमर्ज किया। तो इस तरह से जो भी वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उसका जो वेट है उसके बराबर बॉयंसी फोर्स लगती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जाता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या फ्लूइड के अंदर हम सबमर्ज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास जितना भी वाटर डिस्प्लेस हो रहा होता है उसके वेट के बराबर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। और यही हमारा आर्चिमीदेस प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हो, यहां पे ये मैंने लिखी हुई है। इट इज स्टेटेड एज
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इस इमर्स्ड, डुबोया जाता है, इन अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंसी फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप डुबोगे फ्लूइड के अंदर, जैसे मैंने वाटर फ्लूइड लिया है, तो वाटर के अंदर जब आप उसको सबमर्ज करोगे, उसको इमर्ज करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक बायोंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अप थ्रस्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स होगी किसके बराबर, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। यानी जितना भी फ्लूइड ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया फ्लूइड के अंदर जाके, उस फ्लूइड के वेट के बराबर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी, विच इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। तो इस तरह से आपने यहां पे ये फिगर भी बनी हुई है। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी, ये मेरे पास सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहां पे जो मैस है 5 kg है। अब मैं मैथ को यहां पे वेट के तौर पर लूंगा, क्योंकि अगर आप मैथ से वेट निकालना चाहो तो क्या करते हो, आप मैथ को जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जी तो एक फैक्टर कांस्टेंट है, तो सिंपली मैथ को अगर समझना है तो मैथ के लिए आप वेट के थ्रू ही मैथ के थ्रू ही वेट को चेंज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं मैथ को ही वेट के तौर पर कंसिडर करूंगा। ये यहां पे आप देख रहे हो कि इस जो स्केल का जो रीडिंग है वो भी 5 आ रही है। इस वक्त इसका वेट 5 kg नोट किया जा रहा है। अब इसको जब आप एक वाटर के अंदर सबमर्ज करते हो, डिबोते हो, तो यहां पे ये सिचुएशन बन गई। तो इसने क्या किया, इसने जितना भी इसका अपना वॉल्यूम है, जितना पानी के अंदर चला गया वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम इसने क्या किया है, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस जो पानी का वॉल्यूम है वो अलहदा से यहां पे ले लिया। अच्छा, अब ये जितना भी वॉल्यूम आया है पानी का, ये डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम है। अब इसका वेट यहां पे बता दिया कितना, 2 kg। इट मीन जो डिस्प्लेस वाटर है, अगर उसका वेट 2 kg है, तो इसी वेट के इक्विवेलेंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स आएगी, जिसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं। इट मीन अपवर्ड फोर्स हमारे पास 2 kg की वजह से, और इसकी अपनी जो इसकी मैस है, वेट है, उसकी वजह से फोर्स कितनी है, वो 5 kg वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स है। तो दो फोर्सेज आ गई, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से फोर्स होगी डाउनवर्ड, और एक हमारा डिस्प्लेस वाटर जो है जिसकी वजह से बॉयंसी फोर्स है, जो कि बिल्कुल डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर है, वो अपवर्ड है। तो अपवर्ड फोर्स 2 kg मैस की हो गई और डाउनवर्ड फोर्स 5 kg मैस की होगी। तो बताओ नेट फोर्स कितनी होगी, 5 kg नीचे 2 kg ऊपर, तो नेट यहां पे 3 kg का इफेक्ट आएगा। तो 3 kg ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो एज ए डाउनवर्ड यहां पे फोर्स के तौर पर ऐड करेगी, और वही हमारा यहां पे जाहिरी तौर पर वेट की मेजरमेंट होगी। और आप ये देख रहे हो, ये जो स्केल है, बताओ यहां पे कितनी रीडिंग दे रहे हैं, 3 kg दे रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट तो 5 kg था, लेकिन जब ये पानी के अंदर गया तो पानी के अंदर यहां पे एक बॉयंसी फोर्स आ गई, और बॉयंसी फोर्स ने ग्रेविटी के इफेक्ट को कम कर दिया। जो 5 kg की ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट हो रहा था, अब वहां पे एक 2 kg जो डिस्प्लेस वाटर है उसने एक अपवर्ड फोर्स दे दी, और उसने नेट इफेक्ट डिक्रीज करके इसके वेट को 3 kg पे ले आया। इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर होते हैं जब वो पानी के अंदर होते हैं या फ्लूइड के अंदर होते हैं। तो ये आपने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग की कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप फ्लूइड के अंदर डिस्प्लेस सबमर्ज करोगे, डुबोगे, तो ऑब्जेक्ट वहां से उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, और उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड का जितना उसका वॉल्यूम उस फ्लूइड के अंदर इमर्स हुआ है, डुबोया गया है। और इस तरह से जो भी आपका फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी वॉल्यूम उसका हमें मिला है, उसका जितना वेट होगा उसके बराबर अपवर्ड एक फोर्स आएगी, विच इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। तो ये आपने बॉयंसी फोर्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग की।
इट मींस बायंसी फोर्स किस पे डिपेंड करेगी। अगर आपसे सवाल किया जाए तो बताओ बायंसी फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट के उस वॉल्यूम पे जो फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है, फ्लूइड के अंदर डुबोया गया है। अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्शली सबमर्ज होता है, पानी के अंदर सपोज कर लेते हैं, तो फिर उसका वॉल्यूम भी पूरे का पूरा डुबोया नहीं गया, तो जितना वॉल्यूम भी उसका पानी के अंदर आएगा उस वॉल्यूम के बराबर उसने वहां से वाटर को डिस्प्लेस करना, तो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम भी कम होगा। और अगर डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम कम होगा तो उसी डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होगा वो भी कम होगा, और अगर उसका वेट कम है तो वही उस वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में अप थ्रस्ट आता है, बायंसी फोर्स आती है, बायंसी फोर्स भी कम होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज कर दिया जाए, उसके सारा का सारा वॉल्यूम सबमर्ज कर दिया जाए, तो इसका मतलब जितना भी वॉल्यूम उसका पानी के अंदर आएगा उसके बराबर वॉल्यूम उसने वाटर का डिस्प्लेस करना है, और उतनी ही उसी डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है वो फिर उस केस में डेफिनेटली ज्यादा होगा, और अगर वेट ज्यादा होगा तो बायंसी फोर्स भी ज्यादा होगी। तो ये बात मैंने यहां पे लिख भी दी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली सबमर्ज या इमर्स भी कह सकते हैं इन वाटर, इट एक्सपीरियंसेस अ बायंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, लेकिन इसको कौन डिसाइड कर रहा है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज इन वाटर। दिस बायंट फोर्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज इन द वाटर। यही बात मैंने की है कि अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा सबमर्ज होगा वाटर के अंदर तो जाहिर सी बात है उसने डिस्प्लेस वाटर का भी वॉल्यूम ज्यादा होगा, जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करना है, और अगर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा तो डेफिनेटली उसका वेट भी ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो बायंसी फोर्स भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो बायंसी फोर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट के उस वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है जो वाटर के अंदर सबमर्ज है, वो ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट के उस वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है जो किसके अंदर है, जो पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर सबमर्ज या डुबोया हुआ है। मेरी बात को समझो, यही बात यहां पे लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंसी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट। ये ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। और फ्लूइड डिस्प्लेस का वॉल्यूम कौन डिसाइड करेगा, वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिसाइड करेगा जितना वॉल्यूम पानी के अंदर सबमर्ज है, डूबा हुआ है। तो इन शॉर्ट आपने बायंसी फोर्स की अंडरस्टैंडिंग की। अब हम फ्लोटिंग और सिंकिंग की बात करते हैं, फ्लोटिंग और सिंकिंग को देखते हैं। फ्लोटिंग क्या है, सिंकिंग कब होगी। अब यहां पे लड़ाई है, दो फोर्सेस की लड़ाई है। कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं यहां पे जो लड़ेंगी, एक तो ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और एक बायंसी फोर्स है जो कि वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है। और बायंसी फोर्स के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया कि उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम डिसाइड करेगा जो वाटर के अंदर डूबा हुआ है, क्योंकि उसी ने अपने वॉल्यूम के बराबर जितना उसका डूबा हुआ है उतने वॉल्यूम के बराबर वाले वाटर को वहां से डिस्प्लेस कर देना। और डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका ओवरऑल वेट भी ज्यादा होगा, और उस डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्विवेलेंट बायंसी फोर्स होती है। ये दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। तो हमारे पास यहां पे दो फोर्सेस होगी, एक बायंसी फोर्स और एक ऑब्जेक्ट का अपना वेट। अगर तो हमारे पास सिचुएशन बनती है कि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो और बायंसी फोर्स कम हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नीचे वाली फोर्स जो है वो क्या है, वो कम है, और सॉरी नीचे वाली फोर्स ज्यादा है जो कि ऑब्जेक्ट का वेट है, और ऊपर वाली फोर्स जो बायंट फोर्स है वो कम है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो डूबने के लिए फिर क्या कंडीशन आ गई यहां पे कि हमारे पास जो बायंसी फोर्स है
वो अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो बायोंसी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है, इसका मतलब अब जो है वो हमारे पास नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगी, और ये नेट फोर्स ऑब्जेक्ट को वाटर सरफेस के ऊपर ले आएगी, और वाटर सरफेस के ऊपर अगर ये आ गया तो ये यहां पे फ्लोट करेगा। क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा। तो फ्लोटिंग के लिए फिर क्या कंडीशन पड़ ली? इफ द buoyant फोर्स इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल वेट, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इफ buoyant फोर्स इज लेस देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो buoyant फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट के एग्जैक्टली बराबर आ जाए, ऑब्जेक्ट के वेट के एग्जैक्टली बराबर हो, तो फिर तो दोनों बैलेंस कर देंगी। और अगर ये दोनों बैलेंस कर दें तो फिर अगर ये सरफेस के ऊपर है तो ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, और अगर ये पानी के अंदर है तो जहां भी इसको छोड़ा होगा वहीं पे ये फ्लोट करेगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर फ्लोटिंग के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया डिस्कस करना चाहें तो उसके लिए हम कहते हैं कि buoyant फोर्स जो है वो किसके बराबर हो? ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो, तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सरफेस के ऊपर फ्लोट करवाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए buoyant फोर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने फ्लोटिंग और सिंकिंग को भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो फ्लोटिंग की जो मेन कंडीशन है, अगर आप वाटर सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाना चाह रहे हो तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? ऐसे केस में हमारे पास जो buoyant फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो आपने डिस्कस की, अभी ये लेक्चर जो है वो कंटिन्यू होगा, वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।